हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे जो कि प्रीवियस ईयरली आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग कई बार पूछते हैं कमेंट में कि ये जो क्लासेस हैं आपकी पेपर 1 के लिए हैं या पेपर 2 के लिए, तो देखिए ये आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं सिलेबस तो दोनों में सेम होता है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, मिक्सअप है पेपर 1 और पेपर 2 के, तो ये आपको दोनों में ही हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बताना है फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों को पेड नोट्स लेना है ना, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके पेड नोट्स को ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं और उनके फीडबैक मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करे थे टेलीग्राम पर, इवन व्हाट्सअप चैनल पर। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और देखिए अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी चल रही हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। सभी क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, सभी की क्लासेस आप इजीली देख सकते हैं। और जो हिंदी पेडागोजी का थ्योरी वाला सिलेबस है ना, वो भी हम कवर अप कर चुके हैं 15 क्लासेस में। पूरी थ्योरी मैंने आपको करवा दी है, पूरा सिलेबस आपका कवर अप हो चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस सीरीज़ को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और उसके साथ अगर आप प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं तो आप पेडागोजी में से फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भौतिक उपकरण जैसे कि डैश और डैश हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद और प्रभावित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया भी था कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो 3 चीज़ों को महत्व देते हैं, समाज, संस्कृति और भाषा को। जिसमें से आपकी जो संस्कृति है ना, उसको हम सांस्कृतिक उपकरण या फिर उसे हम भौतिक उपकरण भी कह देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो वो कौन से भौतिक उपकरण हैं जो कि आपकी संज्ञानात्मक विकास में हेल्प करते हैं, यानी कि आपके ब्रेन का डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो कौन से हैं बताइए? स्कीमा और भाषा, स्कीमा और नक्शे, स्कीमा और कैलकुलेटर, या नक्शे और कैलकुलेटर। तो देखिए ये जो स्कीमा वर्ड है ना, इसको ज़्यादातर फोकस किया है जीन पियाजे ने। अगर दोनों का नाम एक साथ आ गया है तो आप ये जो स्कीमा वर्ड है पियाजे के साथ जाएंगे, क्योंकि स्कीमा के बारे में मेनली पियाजे ने ही बताया था। लेकिन ये जो स्कीमा को छोड़कर अदर सारे आप देख रहे हैं, इनकी बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्शे और कैलकुलेटर, क्योंकि इन तीनों में तो आप देख रहे हैं स्कीमा लिखा हुआ है ना, तो ये सब आपके एलिमिनेट हो जाते हैं और राइट आंसर हो जाता है नक्शे और कैलकुलेटर। तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं ना बेसिकली कि जो हमारे फिजिकल ये जो उपकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनका यूज़ करके बच्चों का जो ब्रेन है उसको विकसित किया जा सकता है। ये 3 चीज़ों को महत्व देते हैं, समाज, संस्कृति और भाषा, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। ये ट्रिक मैंने आपको बहुत बार बताई है। ठीक है, तो इन्हीं को हम भौतिक उपकरण या सांस्कृतिक उपकरण भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संप्रत्ययों की प्रस्तुति का क्रम क्या होना चाहिए बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संप्रत्ययों की प्रस्तुति का क्रम यानी कि सीरीज़ आपसे पूछी हुई है, किस सीक्वेंस में आप इसको लगाएंगे आपको बताना है। पहला है आवेदन आधारित से समझ आधारित की ओर, दूसरा है उच्च क्रम से निम्न क्रम तक, तीसरा है अमूर्त से मूर्त की ओर, या फिर सरल से जटिल की ओर। तो क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा है ना, संप्रत्यय। संप्रत्यय मतलब क्या होते हैं? जो कॉन्सेप्ट होते हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को पढ़ाने का जो तरीका होगा वो कैसा होगा, ये आपसे पूछा है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आप बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं यानी कि कोई भी संप्रत्यय बताना चाहते हैं, तो आप जो है सरल से जटिल की ओर जाएंगे, यानी कि उनको पहले इजी चीज़ें सिखाएंगे और उसके बाद जो है उनको टफ़ चीज़ें सिखाएंगे। अगर आप पहले ही टफ़ चीज़ें सिखा देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आएगी। तो इससे बेटर है आप क्या करेंगे, सबसे पहले सरल चीज़ें सिखाएंगे जो इजी हैं और उसके बाद जटिल चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है, तो 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा होता मूर्त से अमूर्त तो एक बार हम इसके लिए भी सोच सकते थे, लेकिन यहाँ दे दिया अमूर्त से मूर्त, तो ये वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषिकता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये तो आप जानते हैं, ये जो बहुभाषिकता होती है, मल्टीलिंगुअलिज्म, आप जानते हैं ना फ्रेंड्स, इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। तो ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म है ना, इसको सपोर्ट किया जाता है। जैसे एक क्लासरूम है, यहाँ पर अनेक प्रकार के बच्चे पढ़ने आते हैं। अब हर किसी का समाज अलग अलग होता है,
हर किसी की घर की लैंग्वेज अलग अलग होती है, हर कोई अलग अलग भाषा में बात करता है। तो स्कूल में देखा जाता है एक बच्चा हिंदी बोल रहा है, एक पंजाबी बोल सकता है, एक कन्नड़ बोल रहा है, एक मलयालम बोल रहा है। कोई जिस बच्चे की घर की लैंग्वेज जो होगी वो उस लैंग्वेज में बात करेगा। तो ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म है ना, इसको सपोर्ट करना है, ना कि इसको नेग्लेक्ट करना है। ध्यान रखना, क्योंकि इससे क्या होता है, जिस बच्चे की हिंदी अच्छी है वो हिंदी बोल रहा होगा और ये बच्चा हिंदी सीख जाएगा जिसको हिंदी नहीं आती। ऐसे ही जिस बच्चे को कन्नड़ नहीं आती है वो कन्नड़ सीख जाएगा, जिसको मलयालम नहीं आती वो उसको सीख सकता है थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से जो मल्टीलिंगुअलिज्म है इसको एक रिसोर्स माना जाता है, यानी कि एक संसाधन माना जाता है। ठीक है, चलिए मैंने आपको पूरा मल्टीलिंगुअलिज्म का कॉन्सेप्ट ही समझा दिया है। आई थिंक अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग ईजिली उनको सॉल्व कर लेंगे। तो बहुभाषिकता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बालकों में द्विभाषी क्षमता डैश के स्तर को बढ़ाने में सार्थक होती है। अब ये जो द्विभाषी क्षमता होती है जिसको हम क्या कह रहे हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म भी आप कहते हैं। द्विभाषी मतलब बच्चा जब 2 भाषाएं बोलता है या 2 से अधिक भाषाएं बोलेगा तो बहुभाषिकता कह देंगे। तो ये किस चीज़ के स्तर को बढ़ाने के लिए सहायक होती है, ये आपसे पूछा हुआ है। ये कहाँ आपको फ़ायदा करती हैं? पहला है सामाजिक सहिष्णुता में, दूसरा है संज्ञानात्मक वृद्धि, तीसरा है बौद्धिक उपलब्धि और चौथा है उपरोक्त सभी। एंड आई होप कि इसका आंसर आप सभी लोग सही कर पा रहे होंगे, जो कि होगा आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि ये चीज़ ना आपके इन तीनों में हेल्प करती है। ठीक है, संज्ञानात्मक वृद्धि भी होती है, आपका बौद्धिक उपलब्धि भी होगी, सामाजिक सहिष्णुता भी बनेगी। तो हम कहेंगे ये चारों ऑप्शन हमारे सही हैं, सॉरी तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध मनोवैज्ञानिक आंकड़ों से पता चला है कि शिक्षार्थी अलग अलग तरीकों से सीखते हैं और सीखे हुए की जांच की उनकी प्रस्तुति भी अलग अलग होती है, अतः उनका आकलन होना चाहिए। तो उनका आकलन किस प्रकार का होना चाहिए ये आपसे पूछा है। पहला है केवल मौखिक परीक्षा के माध्यम से, नहीं, आकलन के बहुत सारे तरीके होते हैं। और ये कह रहा है सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से आकलन करेंगे, जी नहीं। नेक्स्ट है केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से, नहीं, केवल, देखिए ये जो केवल वर्ड आपको जहाँ भी दिखेगा ना, कभी भी जिस भी ऑप्शन में, आप हमेशा उसको काट देना, वो आपका सही नहीं होता है। आप जानते हैं केवल, सिर्फ, ओनली, ये वैसे भी हमारे नेचर में आता है ना, तो ये नेगेटिव चीज़ होती है। तो केवल वाले आपके वैसे भी सही नहीं होते हैं। और ये कह रहा है केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से आप इवैल्यूएशन करेंगे, ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि इवैल्यूएशन के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो कि हमको यहाँ पर दिख रहा है। लिखित परीक्षा के साथ साथ बहुविध माध्यमों से आप मूल्यांकन करेंगे। बहुविध माध्यम मतलब बहुत सारे माध्यम होते हैं, मल्टीपल वेज होते हैं मूल्यांकन के। जैसे पेन पेपर टेस्ट आप ले सकते हैं, लिखित परीक्षा, ओरल टेस्ट आप ले सकते हैं, यानी कि मौखिक परीक्षा ले सकते हैं। ऐसे ही आप क्लासरूम में कोई ग्रुप एक्टिविटी करा दीजिए, वहाँ पर आप बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे क्लास में कभी डिबेट हो रहा है, वहाँ पर आप मूल्यांकन करिए। जैसे आप बच्चों का स्पोर्ट्स वगैरह होता है, वहाँ पर आप बच्चों को ऑब्जर्व करके उनका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो इवैल्यूएशन के बहुत सारे वेज होते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ये वाला कि लिखित के साथ साथ बहुविध माध्यमों से बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के निष्पादन को जांचने हेतु उपलब्धि परीक्षण मापता है। क्या मापता है ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है किसी निश्चित कार्य में शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और कौशल को मापता है। दूसरा है विभिन्न कार्य क्षेत्रों में शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और कौशल को मापता है। तीसरा है शिक्षार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तक के विषय में अर्जित किए गए ज्ञान और कौशल को मापता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपको बड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा ये, लेकिन इतना कन्फ्यूजिंग है नहीं, बस आपको समझना है। देखिए उपलब्धि परीक्षण की बात हो रही है, तो ये जो आपका अचीवमेंट टेस्ट होता है ना, ये किसी निश्चित एक कार्य क्षेत्र में बच्चे जो उपलब्धि हासिल करते हैं उसी को मापता है। इसी को हम कहते हैं उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और कौशल को मापने का ये उपकरण है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल बालकों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्रियाओं का योग है। इन्हें मूलाधार माना जा सकता है। बालक के किस चीज़ का मूलाधार आप इसको मान सकते हैं। पहला है सामाजिक विकास का, दूसरा है आत्मिक विकास का, तीसरा है बौद्धिक विकास का
और चौथा है शारीरिक विकास का। तो देखिए यहाँ पर खेल की बात हो रही है। खेल बालकों में रचनात्मक और सृजनात्मक क्रियाओं का योग है। तो इसका आधार क्या होगा? तो देखिए जो आधार होगा ना वो होगा आपका सामाजिक विकास और शारीरिक विकास। ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं। कैसे सही हैं? जब आप खेलते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं तो वहाँ पर शरीर से रिलेटेड है, बॉडी मूवमेंट होता है, तो ऑब्वियसली शारीरिक विकास इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। दूसरा यहाँ पर बात हो रही है खेल बालकों में रचनात्मक और सृजनात्मक क्रियाएं जो कि हमारे सोसाइटी से भी कनेक्टेड हैं, ठीक है, समाज से भी रिलेटेड होती हैं। इससे बच्चे का सामाजिक विकास भी तो होता है ना। तो मूलाधार इन दोनों ही ऑप्शन को माना जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना कि जब आपकी फाइनल आंसर की आती है एग्ज़ाम में तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 लिखेंगे उसके आगे लिख देंगे ऑप्शन 1 एंड 4, इस तरीके से आ जाता है। इसमें क्या होता है, अगर आपने ऑप्शन 1 में टिक किया होगा तब भी आपको नंबर मिल जाता है, और अगर ऑप्शन 4 पे टिक किया होगा तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में बालक आत्म केंद्रित होता है यानी कि सेल्फ सेंटर्ड होता है, किंतु धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उसका दृष्टिकोण समाज की ओर केंद्रित हो जाता है। देखिए जब बच्चा छोटा होता है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसे समाज की समझ भी आने लगती है, फिर समाज को भी देखकर वो काम करता है। तो यह विचार संबंधित है। यह विचार किससे संबंधित है? पहला है परस्पर संबंध का सिद्धांत, फिर है क्रमिकता का सिद्धांत, फिर है अंतः संबंध का सिद्धांत, और फिर है निरंतरता का सिद्धांत। तो देखिए पहले बच्चा आत्मकेंद्रित है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उसका दृष्टिकोण समाज की ओर केंद्रित हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ये क्रमिकता का सिद्धांत है, क्योंकि जो विकास होता है ना आपका वो एक क्रम में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हैं? बताइए, जीन पियाजे इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक हैं टीचर की वो किसको मानते हैं? पहला ऑप्शन है आपके सामने अनम्यता और निरंकुशता। तो देखिए निरंकुशता की ये बात नहीं करते हैं, आधिकारिकता कठोरता नहीं, प्रभुत्व और निर्देश नहीं, बल्कि लचीलापन और फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लचीलापन को ही फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो लचीलापन और गतिशीलता दोनों की बात करते हैं, ठीक है। टीचर के अंदर ये दोनों गुण होने चाहिए, ये कहते हैं जीन पियाजे। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होती है ना, जैसे कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है तो आप उसको हैंडल कर पाएँ, और ये जो गुण है ये एज अ टीचर आपके अंदर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और गतिशीलता भी आप में होनी चाहिए, ठीक है। जब भी जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे करिकुलम में हो, चाहे आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पर किसी चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, वो सब आप समझ पाएँ, ठीक है। तो ये दोनों गुण जो हैं जीन पियाजे के अनुसार एक शिक्षक में होने चाहिए। अब ये शिक्षक निरंकुश है, मारपीट करते हैं बच्चों के साथ, निर्देश देते हैं, एकदम कठोरता से क्लास को जो है टैकल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और जीन पियाजे भी इनको एलिमिनेट करते हैं। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? पहला है वाक बाधित छात्र, दूसरा है दृष्टिबाधित छात्र, तीसरा है प्रतिभाशाली छात्र, और चौथा है सृजनात्मक छात्र। तो देखिए टीचर्स के द्वारा क्या हो रहा है कि विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से किस चीज़ के समावेशन में मदद मिलेगी? अब देखिए बहुत सारी शैक्षिक रणनीतियां हैं, ठीक है, तो उससे तो इन सभी बच्चों को हेल्प मिलेगी। जो वाक बाधित बच्चे हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, मूक बधिर बच्चे होते हैं, उनको भी हेल्प मिलेगी, उनका भी समावेशन होगा, और दृष्टिबाधित बच्चों का भी समावेशन होगा जो देख नहीं पाते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे आप जानते ही हैं जो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जिन्हें हम गिफ्टेड चिल्ड्रन भी कहते हैं, जिनका IQ लेवल 120 प्लस या फिर 140 प्लस होता है। और सृजनात्मक बच्चे आप जानते ही हैं जो अनेक दिशाओं में सोचते हैं। जैसे आपने एक प्रॉब्लम दे दी तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वो अलग अलग दिशाओं में सोचेंगे, मतलब एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सभी बच्चों का यहाँ पर समावेशन जो है सुनिश्चित हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी शैक्षिक रणनीतियों का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। तो इसीलिए हम कहेंगे फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसमें दिया है ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 चारों यहाँ पर सही हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत में निहित नहीं है। देखिए वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि यहीं से ना आपके 6 से 7 क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। आप जानते ही हैं, दिख रहा है आपको, और हम प्रीवियस ईयर ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप देख पा रहे होंगे कि ये कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो देखिए क्या चीज़ इनके सिद्धांत में निहित नहीं है। पहला है अधिगम के माध्य से ही ज्ञानात्मक विकास संभव है। ये तो सही है। बालक के ज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और समाज महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। समाज, संस्कृति और भाषा, 3 चीज़ों को ये महत्व देते हैं, ये आप जानते ही हैं। और ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, एक अकेले अमूर्त सिद्धांत से भी बालक में ज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की जा सकती है, तो ऐसा ये नहीं कहते हैं। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये चीज़ इनके सिद्धांत में निहित नहीं है। इसमें क्या कहा है कि एक अकेला जो अमूर्त सिद्धांत है, एक ऐसा सिद्धांत जिसके बारे में आप सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि अमूर्त क्या होता है, वही चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम सिर्फ कल्पनाएं करते हैं, इमेजिन करते हैं। तो इस सिद्धांत से भी बालक में ज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की जा सकती है, ये ऐसा कह रहा है। तो ये हमारा सही नहीं होगा, और यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा है। 4th ऑप्शन आप देखिए, ZPD की बात हो रही है, इसको तो ये बहुत महत्व देते हैं। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बालक के मानसिक कार्यों पर आधारित है। जी हाँ, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आप किसी काम को या तो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, या फिर किसी की हेल्प के थ्रू आप उस काम को कर सकते हैं। तो वो जो क्षेत्र होता है, वो जो दायरा होता है जहाँ पर आप उस काम को कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। अभिकथन दिया है, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विद्यालय और सामुदायिक जीवन को किसी भी तरह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। क्या ये सही है? प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विद्यालय और सामुदायिक जीवन को किसी भी तरह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसकी लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना है चीज़ों को, लेकिन ये कह रहा है कि बिल्कुल भी जोड़ा ही नहीं जाना चाहिए, तो ये हमारा बाहर हो जाएगा। विद्यालय और समुदाय को जोड़ने से विद्यार्थियों की सामाजिक भागीदारी के अवसर सीमित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं, बल्कि विद्यालय और समुदाय को आप कनेक्ट करके पढ़ा सकते हैं बच्चों को। इससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेंगे सीखने के। तो इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पर ए और आर, यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों ही यहाँ पर गलत हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं CCE, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो ये किस चीज़ पर बल देता है, ये पूछा हुआ है। पहला है, व्यापक पैमाने पर अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए सतत परीक्षण पर बल देता है। दूसरा है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित कर रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देता है। जी हाँ, सेकंड यहाँ पर सही है। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य नहीं, बोर्ड परीक्षाओं के लिए नहीं, व्यापक पैमाना, ये सब कुछ नहीं है। तो देखिए राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकंड, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है ना, इसमें बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, उनका इवैल्यूएशन किया जाता है कि बच्चों को जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर क्या करते हैं, अपनी टीचिंग मेथड को चेंज करके बच्चों को पढ़ाते हैं। इसीलिए कह रहा है कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित करके रिकॉर्ड किया जाए और उसको कैसे सुधारा जाए, इस बात पर बल देता है। सुधारेंगे कैसे? जैसे बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, उसके बाद दूसरी टीचिंग मेथड यूज़ करके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों का मूल्यांकन ऐसे करना है कि बच्चों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही हैं तो आप उसमें चेंज करके दोबारा से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होता है। और सतत और व्यापक, आप नाम से ही क्लियर है, सतत कंटिन्यूसली बच्चों का मूल्यांकन होता है, पढ़ाने के दौरान भी, पढ़ाने से पहले भी और पढ़ाने के बाद में भी। ठीक है, ये सतत रूप से होता है। और व्यापक मूल्यांकन आप जानते हैं, व्यापक क्या होता है, बड़े स्तर पर बच्चे का मूल्यांकन, ब्रॉड एम है, ब्रॉड टर्म है, आप ये कह सकते हैं।
ठीक है। बड़े स्तर पर यानी कि बच्चों का मूल्यांकन आप पेन पेपर टेस्ट से, पेन पेंसिल टेस्ट से भी ले सकते हैं, और जैसे कोई ग्रुप एक्टिविटी करा दी वहाँ पर भी आप बच्चों का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स वगैरह हो गया वहाँ पर इवैल्यूएशन कर सकते हैं। कोई भी कंपटीशन हो रहा है उस पर इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इवैल्यूएशन करने के बहुत सारे तरीके हैं और व्यापक रूप में बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यही है आपका CCE। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? देखिए बच्चा क्या कर रहा है, अतीत में समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई परिस्थिति के प्रति भी वो वैसे ही अनुक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो ये किस चीज़ से संबंधित है ये आपसे पूछा हुआ है। पहला है अधिगम की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, दूसरा है अधिगम का तत्परता नियम या सादृश्यता नियम या फिर प्रभाव नियम। सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये जो नियम है ना ये किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रेरित है थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब लॉ ऑफ इफेक्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अतीत में जो उसने काम किए हैं, पास्ट में जो काम किए हैं उसी से इन्फ्लुएंस होकर के वो प्रेजेंट में भी एक्टिविटी कर रहा है, मतलब वो उससे प्रभावित है, उसमें इफेक्ट पड़ा है उसका। ठीक है, तो ये क्या होगा? लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा पालन किया जाना चाहिए। किस चीज़ का पालन किया जाना चाहिए? मानकीकृत पाठ्यक्रम का नहीं। यहाँ पर तो मानक फिक्स हो जाते हैं, जैसे किसी को A ग्रेड मिल गया, किसी को B मिल गया, किसी को C, किसी को D, तो A ग्रेड वाले को कहा जाता है कि तुम इंटेलिजेंट हो। तो ऐसे मानक निर्धारित नहीं करने हैं। ठीक, नेक्स्ट है पाठ्यपुस्तक केंद्रित। जी नहीं, जो आपका शिक्षा शास्त्र है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चे के अनुसार होना चाहिए, जहाँ पर बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, उनकी एज के अनुसार, उनकी नीड के अनुसार पढ़ाया जाता है। लेकिन ये कह रहा है पाठ्यपुस्तक केंद्रित, तो ये हमारा बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट है विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ, ये तो ठीक है। उसके बाद है योगात्मक मूल्यांकन। अब देखिए विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये दोनों ही वैसे पॉजिटिव हैं अपने आप में, लेकिन राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3, क्योंकि यहाँ पर ना विभेदित निर्देशात्मक शैलियों की बात हो रही है, यानी कि हर बच्चे को अलग अलग इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इसको कहते हैं, जहाँ पर बच्चों को, हर बच्चे को उसकी नीड के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार चीज़ें सिखाई जाती हैं, सिंपल सी चीज़। ठीक है, तो इसीलिए 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? पहला है लेखन वैकल्य, बिना रेखाओं वाली कार्यपुस्तिका पर लेखन अनिवार्य कर देना। दूसरा है पठन वैकल्य, बड़े और छोटे अक्षरों को मिश्रित करके लिखना, मिश्रित करके लेख पढ़ने के लिए देना। गतिमान दिव्यांगता, भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान और दृश्यबाधित संचार के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करना। अब देखिए बेसिकली कहा क्या है कि यहाँ पर आपको समावेशन करना है। इन चारों में से एक युग्म जो है बिल्कुल पॉजिटिव है, बाकी 3 आपके नेगेटिव हैं। तो सही आपका जो जोड़ा है वो कौन सा है ये पूछा है। अब लेखन वैकल्य मतलब होता है फ्रेंड्स जब बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है। अब बच्चे को लिखने में दिक्कत आ रही है और आप ये मैंडेटरी कर दे रहे हैं, अनिवार्य कर रहे हैं कि बिना रेखा वाली कार्यपुस्तिका में बच्चे लिखेंगे, तो क्या उनका समावेशन हो पाएगा? नहीं। वैसे उनको खुद ही लिखने में दिक्कत है तो वो कैसे लिख पाएंगे बिना लाइन वाली में, है ना। पठन वैकल्य, बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो बच्चों को बड़े बड़े अक्षर देने चाहिए, ना कि छोटे अक्षर। अब यहाँ पर बड़े और छोटे मिक्स कर दिए तो ये भी बाहर हो जाएगा। दृष्टिबाधित क्या होते हैं? जिन्हें देखने में दिक्कत होती है, और जिनको देखने में प्रॉब्लम है आप उनके लिए साइन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे देखेंगे, है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? गतिमान दिव्यांगता, भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान। देखिए गतिमान दिव्यांगता मतलब बच्चों को चलने फिरने में दिक्कत है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनकी क्लासेस को 2nd 3rd फ्लोर में ना रख करके सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रखेंगे, यानी कि भूतल पर जो है उनकी क्लासेस चलेंगी, ताकि उनको सीढ़ियाँ ना चढ़नी पड़े, क्योंकि उनको चलने फिरने में दिक्कत है। तो ये हमारा समावेशन का यानी कि इंक्लूज़न का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो 3rd ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी ज़रूर फॉलो करें फ्रेंड्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है फ्रेंड्स, प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहें। और अगर आपको पेड नोट्स लेना होगा तो आप नोट्स ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं कल इसी टाइम पर इवनिंग में अपनी सीटेट की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।